हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस पार्ट 2। आज हिंदी में हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 2 है और ये एक प्रकृति काव्य है। प्रकृति काव्य मतलब नेचर के बारे में लिखा गया है। तो इसका नाम क्या है? तब याद तुम्हारी आती है। इसके जो राइटर हैं, जो कवि हैं, वो रामनरेश त्रिपाठी है, जिनका जन्म 1889 में हुआ और निधन जो है वो 1992 में हुआ। ये जो पोयम है वो उसमें कवि जो है ये कहना चाहते हैं कि ये प्रकृति जो है वो सबके लिए है, और जब हम इतनी सुंदर चीज़ों को जब देखते हैं तो हमें ईश्वर की याद आती है। ईश्वर मतलब जिसने इस प्रकृति को बनाया। तो सृजनहार मतलब होता है कि जो इस प्रकृति की रचना करने वाला है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा राइटर के बारे में पढ़ते हैं। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के कोइनपुर गांव में हुआ। वे कवि, उपन्यासकार, वे कवि हैं मतलब पोएट हैं। बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी है। उपन्यासकार मतलब कि उन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं, मतलब जो कहानी होती है उसमें उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं। फिर नाटककार हैं। नाटककार मतलब नाटक लिखे हैं, जो कहानियाँ हैं, एकांकी है, नाटक है, वो जो रंगमंच पे किए जा सकते हैं। आलोचक हैं। आलोचक मतलब कि किसी दूसरे व्यक्ति ने जो पुस्तकें लिखी हैं उसमें कमियां वो करना और उसको अपने राय देना, उसे आलोचक कहा जाता है। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी हैं। स्वप्नों पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी की तरफ से पुरस्कार मिला हुआ है। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, ये जो प्रार्थना गीत है वो बहुत प्रसिद्ध है। बहुत सारी स्कूलों में सुबह प्रेयर सॉन्ग होता है, जो कि कई स्कूलों में ये बहुत सालों तक ये पोयम जो प्रार्थना गीत में सम्मिलित की गई थी। कि अभी कई मूवी में भी ये वाला गाना है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ। सुबह अभी कविता के बारे में पढ़ते हैं। सुबह का वातावरण बहुत खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक मतलब मन को मोहन करने वाला, मतलब मन को मोहित कर देता है और इसीलिए मनमोहक है। और आकर्षक होता है। आकर्षक मतलब कि वो हमें अट्रैक्ट करता है। आकर्षक मतलब कि कोई अच्छी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसे बार बार में देखने की इच्छा होती है। तो प्रकृति भी एक ऐसी वो है, अगर हम नेचुरली कहीं जैसे ऊंचे पहाड़ों पे जाएं या नदी के किनारे जाएं, समुद्र के किनारे, तो ऐसी जगह पे जाकर हमें वापस आने की इच्छा नहीं होती, बार बार में उसे देखने की इच्छा करती है। ठीक है, तो इस कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आकर दौड़ लगाती है। तो इसमें कवि ने, क्योंकि प्रकृति चित्रण है, तो प्रकृति चित्रण में प्रकृति के तत्वों को आज के उसमें जोड़ा गया है। तो इसमें एक तरह से ये छायावाद की कविता है। ठीक है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आसपास में बहुत सारे पक्षी जो हैं वो चहचहाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो खुशी के गीत गा रहे हो। ठीक है, बहुत कुछ खुशी के गीत गाते हैं, माने अलग अलग तरह के। अगर हम थोड़ा जल्दी उठें सुबह 5 साढ़े 5 बजे, जब सूर्योदय से पहले, तो उस समय अगर हम गार्डन के पास में या नदी के किनारे कहीं जाएं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे पक्षियों की सुंदर सुंदर चहचहाने की आवाज़ें सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि जैसे पक्षी खुश होकर खुशी के गीत गा रहे हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती है। दरवाजे खोलना मतलब ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलना है। कलियों का दरवाज़ा खुलने का मतलब है उनकी पंखुड़ियाँ वो होना, कि कली जो है वो छोटी होती है और जब फूल खिलता है तो वो अपनी पंखुड़ियों को वो करता है और वो अपने दरवाजे खोलकर पूरी दुनिया पे मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आकर दौड़ लगाती है, मानी जब फूल खिलता है तो उसके अंदर की जो खुशबू है वो हवा के साथ मिलकर दूर दूर तक वो करती है। दौड़ लगाने का मतलब ऐसे दौड़ना नहीं है। दौड़ने का मतलब है कि खुशबू जो है हवा के साथ साथ चलती है और हवा जितनी तेज़ होगी उतनी तेज़ी से वो चारों तरफ फैलेगी और वो खुशबू हमारे मन मस्तिष्क पे फैलती है और आसपास में एकदम सुगंधित वातावरण हमें दिखाई देता है। ठीक है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारे आती है। जब कभी ये सब चीज़ें देखता है तो उसे उस प्रभु की याद आती है जिसने इस प्रकृति की रचना की है। मानिए ये हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है और इसीलिए इतनी सुंदर प्रकृति को जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसको बनाने वाले व्यक्ति जो है, जो ईश्वर है, वो कितना सुंदर होगा। सृजनहार मतलब सर्जन करने वाला। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, जब बिजली चमचम कर जाती है, मानी जब आसमान से बारिश की ऋतु में आपने देखा होगा जो बारिश की बूंदें हैं वो एकदम आवाज़ करती हुई नीचे गिरती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पाँव में घुंघरू बांधे होंगे और छम छम करके उसकी आवाज़ सुनाई देती है।
और बीच बीच में बिजली की चमचमाहट सुनाई देती है कि जैसे अगर तेज़ बारिश होती है जब तो बहुत तेज़ी से बिजली गड़गड़ाती है, लेकिन जब हल्की बारिश हो रही होती है, जब जैसे सावन के महीने में फुहारें पड़ती है तो वो हल्की हल्की बारिश होती है उसमें, और बीच बीच में एक तेज़ रोशनी होती है तो चमचम करके बिजली चमकती है। तो वो जो बारिश का मौसम है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है और घंटों तक बैठकर हम बाहर उस मौसम को निहार सकते हैं। ठीक है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली छाती है, जब बारिश के कुछ दिनों बाद में, जब लगातार बारिश होती है उसके कुछ दिनों बाद में वही बारिश का असर हमें आसपास में दिखाई देने लगता है, और मैदानों में दूर दूर तक मैदानों में एकदम ग्रीनरी छा जाती है, और आसपास में खेतों में, बाग बगीचों में और सब जगह वो ग्रीन दिखाई देता है कि हरियाली, सब तरफ हरा भरा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे धरती ने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हो। समझ गए। धरती को हम क्या करते हैं कि एक मानवीय रूप देते हैं कि वो एक स्त्री है और सुंदर स्त्री है, और इसलिए उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसने ग्रीन रंग का जो साड़ी है, जो ग्रीनरी है, जो हरियाली है, वो उसे एक साड़ी के रूप में वो किया गया है, और कि जैसे प्रकृति ने हरे रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। ठीक है। तो हम प्रकृति को भी हम माँ के रूप में देखते हैं कि वो हमारा पालन पोषण करती है, हमारे लिए अन्न उपजाती है, उसी की नदियों का पानी हम पीते हैं। तो जैसे माँ हमारे लिए हमारे खाने पीने की और सबकी व्यवस्था करती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी माँ है, और उस माँ की सुंदरता का वर्णन इसमें कवि ने किया है। ठीक है। कि मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब बारिश के बाद में पूरे बारिश के पानी का असर है कि सब तरफ मैदानों में दूर दूर तक हमें ग्रीन वो दिखाई देता है कि हरियाली जब सिर्फ जहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ तक कि पहाड़ भी हमें ग्रीन दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। और हरियाली जो है वो हमें लहराती हुई दिखाई देती है खेतों में, दूर दूर तक बाग बगीचों में हमें वो हरियाली प्रकृति का सुंदर रूप दिखाई देता है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, कि जब उसी बारिश में जब वो हवा जो है वो उस हरियाली से टकरा कर आती है, और ठंडा ठंडी जो हवा है वो हमारे मन में, हमारे मन और तन को छू जाती है, और हमारी जो मस्ती है वो बाहर निकलती है। उस वक्त हम सोचते हैं, जो ही बारिश होने लगती है तो आपने देखा होगा बच्चे जो हैं वो बारिश में नहाने के लिए वो करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके घर में नहाने के लिए पानी नहीं है या वो नहीं वो करना, लेकिन क्योंकि हमें उस पानी में मस्ती करने का होता है। कई बच्चे छोटी छोटी कागज़ की नाव बनाकर उस पानी में तैराना चाहते हैं। तो इसीलिए बारिश की ऋतु जो है वो सबसे सुंदर वो मानी गई है। भारत में वैसे ज़्यादा देखा जाए तो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही मौसम होते हैं, लेकिन भारत जो है वो एक प्रकृति का, एक तरह से प्रकृति का ऐसे वरदान मिला हुआ है, इसलिए भारत में 6 ऋतुएँ होती हैं। वो 6 ऋतु इसलिए क्योंकि मौसम जो है वो एकदम नहीं बदलता। यहाँ पे गर्मी है तो गर्मी के पहले के जो 1 महीना है वो दूसरी ऋतु आएगी, फिर बारिश आएगी तो बारिश के पहले भी, बारिश के बाद भी, ऐसे हर एक मौसम जो चेंज होता है उसके बीच में अलग अलग ऋतुएँ आती हैं। तो इसीलिए बारिश जो है वो ऋतुओं की रानी कहा जाता है, कि जो सबसे प्रमुख जो ऋतु है वो बारिश है। ठीक है। सोचो, बारिश की वजह से ही बाकी ऋतुएँ भी उस पर डिपेंड करती हैं। जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तभी बारिश ज़्यादा होगी, और बारिश ज़्यादा होगी तभी सर्दी ज़्यादा होगी, फसल अच्छी होगी और लोगों के उसमें खुशहाली आएगी। तो बारिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश नहीं होगी तो अकाल पड़ जाएगा, ज़मीन जो है वो सूखी हो जाएगी, कोई भी फसल उस पर नहीं होगी। तो इसीलिए बारिश जो है, कई बार हमें लगता है कि क्या कीचड़ पिचड़ हो जाता है, क्या बारिश में ऐसे वो है, पानी गिर रहा है घर में से ये वो, लेकिन सोचो किसानों के लिए और बाकी लोगों के लिए बारिश कितनी ज़रूरी है। जहाँ पीने का पानी नहीं है वहाँ वो लोग बारिश का ही पानी वो कलेक्ट करते हैं और बारिश के पानी को ही पीने के उसमें काम में लेते हैं। तो इसीलिए कवि जो है वो बारिश की, वर्षा ऋतु का वर्णन उसमें कर रहा है कि प्रकृति जो है वो बारिश की ऋतु में ही सबसे अपने उस पर सुंदर उस पर रहती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, इसलिए जब ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है तो कवि के मन में भी उस सृजनहार के प्रति वो मन में प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपने इतनी सुंदर प्रकृति हमारे लिए बनाई और हमें कम से कम इस प्रकृति को जैसा ईश्वर ने हमें बना के दिया है वैसा ही हमें इसको बनाए रखना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ या वो नहीं करना चाहिए। प्रकृति को सुंदरता अगर वो करनी है तो हमें उस प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, और उस प्रकृति को देखकर ही ईश्वर, कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे सृजनहार प्रभु, सृजनहार मतलब सृजन करता, कि तब मैं जब मैं इन सब सुंदर चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे उस प्रभु की याद आती है जिसने कि इस प्रकृति की रचना की है। तो हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो ये जो लेसन का टाइटल है, तब याद तुम्हारी आती है, तो याद किसकी आ रही है? सृजनहार की आ रही है, कि प्रभु की याद जब आती है जब वो इतने सुंदर प्रकृति को और उतने सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देखता है। ठीक है।
तो ये पोएम हो गई है, मैं उस पर व्हाट्सएप पे ये पोएम का पूरा वो पिक्चर भेज दूँगी और कठिन शब्द जो हैं वो भी। तो आप पोएम लिखने का पूरा, और इन सब में से कोई भी जो भी एक अच्छी ड्राइंग है वो आप बना सकते हो। तो एक ड्राइंग बनाने का, एक साइड में पोएम लिखने का, दूसरी साइड में जो है वो एक ड्राइंग बनाने का। अगर अच्छी ड्राइंग आती है तो फर्स्ट वाली बनाओ, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, इन तीनों में से भी कोई एक बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू।